अनुच्छेद 279 ए किससे संबंधित है? आर्टिकल से दो सवाल आ जाए हैं। आर्टिकल 279 ए है वो जीएसटी से संबंधित है। और ये बिल आया था, आपको पता होगा, 122वां संविधान संशोधन बिल था जीएसटी से संबंधित, जो बाद में एक्ट बना तो 101वां अधिनियम बन गया है। तो 2014 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के जो जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है, ये जो आर्टिकल है 279 ए, जब 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के भीतर जीएसटी काउंसिल के गठन का अधिकार देता है। 2017 में जीएसटी, अब एग्जाम एक सवाल पूछा गया था ग्रुप डी 2018 में कि जीएसटी है वो किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी परिषद है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। लागू हुई है भारत में 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला आर्टिकल से जो दूसरा सवाल है 51A है वो किस भाग से संबंधित है? आर्टिकल 51A है भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये सवाल यहाँ पर दो पॉलिटी के पूछे गए हैं। राज्य और संबंधित आधिकारिक भाषा आपको असंगत चुनना था। तो जहां पर दे रखा था केरल की भाषा कन्नड़, कन्नड़ है दोस्तों कर्नाटक की, न कि केरल की, तो केरल की है मलयालम। अब मैं आपको बताऊं यूनियन टेरिटरी की जो ऑफिशियल भाषाएं हैं, अक्सर यहां से एग्जाम में सवाल आता है। अंडमान निकोबार की एक सवाल पूछा गया है एनटीपीसी शिविर 2 में कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? तो मलयालम हो जाएगी। अंडमान निकोबार की हिंदी इंग्लिश है, चंडीगढ़ की इंग्लिश है, दादर नगर हवेली दमन दीव की गुजराती, कोंकणी मराठी हिंदी, दिल्ली की हिंदी इंग्लिश है, लद्दाख की जो इंपोर्टेंट है एक तो मलयालम वाला हो जाएगा आपके लिए, और लद्दाख की लक्षद्वीप की मलयालम। इनमें से ये एक काफी बार पूछा जाता है। और बाकी जो राज्यों में जो असंगत एक तरीके से देखने को मिलता है, गोवा में कोंकणी है, सिक्किम मेघालय नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है, केरल में मलयालम है, महाराष्ट्र में मराठी है, मिजोरम में मिजो है, कर्नाटक में कन्नड़ है। नेक्स्ट सवाल, जो गेल कंपनी है इसके द्वारा मध्य प्रदेश के किस सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जाना है? तो मई 2022 का करंट अफेयर्स है। मई पूरा महीना टच किया जा रहा है करंट अफेयर्स में। तो जहां तक करंट अफेयर्स के सवाल देखिए वो मई के ही पूछे जा रहे हैं, और मई के अब ज्यादातर सवाल ही मई के आ रहे हैं, मई तक, और मई के ही आ रहे हैं, ये भी बता दूं मई के आ रहे हैं। और दिसंबर 2021 के भी पूछे गए हैं, जहां तक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू देखा है। अब गुना में यहाँ पर एक हाइड्रोजन निर्माण के लिए प्लांट स्थापित हुआ होगा, किसके द्वारा? गेल इंडिया के द्वारा। और दोस्तों 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की गई है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में। नेक्स्ट वन यहाँ पर संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? संगाई हिरण का पूछा है तो मणिपुर में। महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल एनिमल है वो इंडियन जायंट स्क्विरल है, और हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों सनो लियोपार्ड। बिहार का और गोवा का है गौर। हरियाणा का है ऑफिशियल एनिमल ब्लैक बक। तो ये प्रमुख राज्य को ऑफिशियल एनिमल है जो आधिकारिक पशु है। तमिलनाडु का नीलगिरी तहार है, उत्तर प्रदेश का स्वाम्प डियर, वेस्ट बंगाल का फिशिंग कैट, राजस्थान का चिंकारा, आंध्र प्रदेश और पंजाब का ब्लैक बक, और साथ साथ यहाँ पर हरियाणा का भी ब्लैक बक। ओडिशा का सांबर है, याद रखिएगा इंपोर्टेंट। नागालैंड का घायल, सिक्किम का रेड पांडा, मेघालय का क्लाउडेड लियोपार्ड, मिजोरम का हिमालयन स्क्रो, और मध्य प्रदेश का है बारहसिंगा। केरल कर्नाटक झारखंड का इंडियन एलिफेंट है। असम का वन हॉर्न राइनो है। छत्तीसगढ़ का वाइल्ड वाटर बफेलो, गुजरात का एशियाटिक लायन। तो ये इंपोर्टेंट है। मासिनराम किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी हिल्स है जो मेघालय, वहां पर मासिनराम है। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो एक डाटा आया है जनवरी 2022 में, जो कि था CMIE की तरफ से। तो जो जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी वो हरियाणा में है 23.4%, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद त्रिपुरा में, और तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई थी जनवरी 2022 के अनुसार। डाटा जारी किया गया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार। और इस पूरे डाटा का मैं समग्र बताऊं तो जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर है वो 6.57% इन्होंने बताई है। अगला सवाल, नवरोज उस धर्म है जो त्योहार है वो उत्सव है वो कौन से धर्म से संबंधित है? नवरोज है पारसी धर्म का। नवरोज नया दिन आप कहेंगे, ईरानी नववर्ष है, फारसी या फिर पारसी नया साल भी इसे कहा जाता है, जो ईरानियों के द्वारा प्रतिवर्ष 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज उत्सव एग्जाम में सवाल पूछा गया था एनटीपीसी 2 में कि नवरोज उत्सव है किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया गया था। अब एनटीपीसी 2 में कुछ सवाल इस टाइप से पूछे गए थे, सिविल फर्स्ट में भी थे। पुथुन जो नव वर्ष है अलग अलग जगह पर क्या कहा जाता है? तो तमिल में आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में कोई किसी भी शिफ्ट में ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। पुथुंडू नववर्ष है वो तमिलनाडु का है, और बंगाली कैलेंडर के नववर्ष को पोहिला बोईसाख कहते हैं। मराठी और कोंकणी हिंदूज का नववर्ष है जिसे कहा जाता है उगादी, महाराष्ट्र में उगादी है।
और केरला का न्यू वर्ष है विश्व। ये सभी न्यू वर्ष आपको याद रखना है। और जो कैंडिडेट है एंट्री करना, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। लेटेस्ट जो मानव विकास सूचकांक वो 2020 का ही है। तो ये लगातार पूछा जा रहा है, रेलवे एग्जाम जो भी हो गए हैं 2021-22 में, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे, सेकंड पर दोनों है स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। 2022 में ये यूएनडीपी जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आने वाले शिफ्ट में मैं कह सकता हूँ 100% 100 आएगा। अब आएगा कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा ही पता है कि मानव विकास सूचकांक है वो किन आधार पर जारी किया जाता है? तो 3 प्रमुख जो उनके जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है, यहां से बार बार सवाल रिपीट होता है। यूएनडीपी जो जारी करता है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। और 2020 में मानव विकास सूचकांक की थीम क्या रही है? मानव विकास और मानव विज्ञान इनकी थीम रही 2020 में। और 2020 में भारत, देखिए एक एनटीपी सिविल 2 में आया था मानव विकास सूचकांक। मानव विकास से काफी सवाल थे सिविल 2 में, जिसमें एक अलग से ही सवाल पूछ लिया, स्टूडेंट शायद नहीं पढ़ा होगा, कि 2020 में भारत किस श्रेणी में आया था मानव विकास सूचकांक में? 131वीं तो रैंक है, लेकिन यहाँ पर 4 कैटेगरी में विभक्त था। तो कैटेगरी थी मध्यम मानव विकास वाले देश हैं, जो कि स्कोर किया था भारत ने 0.645, जो कि मध्यम के केस में आ जाएगा इस वाली कैटेगरी में। टॉप जो नॉर्वे है ना, उसका स्कोर है 0.957। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, सबसे बदतर स्थिति है नाइजर की। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा नदी, अमरकंटक। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही रहेगा? तो यहाँ पर विकल्प थे, इनमें से आप समोच्च रेखीय जुताई कहेंगे, जो ढलान वाली जगहों पर की जाती है। सीढ़ीनुमा सोपानी है, कृषि है, वृक्षारोपण है, ये सभी मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारी और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने, उन्हें ठीक करने के लिए एक स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम था आयु। तो ये स्वास्थ्य ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हालांकि सवाल में मेंशन था मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, यानी जिन कैंडिडेट को पता होगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल फिलहाल कौन है इजीली, जिनको ये नहीं पता था कि आयु कौन से राज्य ने, यदि ये मेंशन नहीं करते तो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल बनता था, लेकिन कैंडिडेट ने इजीली कर दिया। बसवराज बोमई कर्नाटक के सीएम है, तो ये इजीली हो जाएगा। 29 मई 2022 का करंट अफेयर्स है, तो आप देख सकते हो। व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम एक्ट पास हुआ था? 1910 में। भारतीय जो म्यूजियम अधिनियम है 1910 में। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे वो डॉक्टर VKRV राव थे 1931 में। फिलहाल जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उनके द्वारा ये प्रथम शिफ्ट में आया था, किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय का अनुमान। तो 1955 से लगातार ये तैयार कर रहा है। और बात करूं राष्ट्रीय आय का अनुमान, पहला जो ऑफिशियल आधिकारिक प्रयास हुआ था वो प्रो PC महाल नोबिस के द्वारा 1949 में किया गया था। हाजी अली दरगाह है वो कहां पर है? वर्ली तट जो मुंबई है वहां पर हाजी अली दरगाह है, जिसका निर्माण है जो 1431 में कंप्लीट हुआ था हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में। अगला सवाल, भेल से पूर्व था हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1956 में। 29 अगस्त 1956 को हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। तो ये नंबरिंग नहीं हुई है, शायद एक आध सवाल में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। देखिए एक लास्ट में स्टूडेंट ने सवाल भेजा था कि पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण, और तो आप कमेंट करना वो सवाल था या फिर नहीं था, उसको मैंने लास्ट में नंबरिंग कर दिया है, तो वो नहीं हुआ तो ये आपका 20वां हो जाएगा। भेल से पूर्व ये तो था ही था। हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो ये 1956 को हुई थी। उसके बाद ये विलय हुआ था इसका भेल में, तो भेल में वो 1964 में हुआ था। तो 29 अगस्त 1956 को इसकी हुई थी। भेल हो गई, गेल हो गई, ये फिलहाल महारत्न है, इनको दर्जा मिला था महारत्न का 2013 में। कोरपा की फुल फॉर्म क्या है? कोपरा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। कोपरा था, कोरपा नहीं, कोपरा। और ये फिलहाल पहले एक्ट 1986 में पारित हुआ था, अभी फिलहाल इसको रिप्लेस करके 2019 में दोबारा यहाँ पर संशोधन हुआ। टीपी ओशेप को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। जो भी मैं आपको होमवर्क बताऊंगा आगे कौन से आपको याद रखने आने वाले शिफ्ट के लिए, टीपी ओशेप को जो एथलेटिक्स में स्पोर्ट, इनको एथलेटिक्स में कोच के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। कोच को ये अवार्ड दिया जाता है, और ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप इन खिलाड़ियों को कोच करते हैं। लाइफ टाइम अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड है। अब की बार 10 जो अवार्ड दिए गए द्रोणाचार्य, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी में और दूसरा जो हमेशा रहता है नियमित कैटेगरी। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में ये 5 जो कोच हैं, टीपी ओशेप एथलेटिक्स है, सरकार तलवार क्रिकेट है, सरपल सिंह हॉकी, आसन कुमार
कबड्डी और तपन कुमार हैं इनको स्विमिंग में। तो ये जरूर याद रखना, आने वाले सेट में अलग अलग कोच का पूछ सकते हैं किस क्षेत्र से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। नियमित श्रेणी में भी 2 सवाल यहाँ से पूछ लिए द्रोणाचार्य से। नियमित श्रेणी में आगे सवाल बताऊंगा। संजय गुरुंग को पूछा है कि किस स्पोर्ट में दिया गया है, तो वो बॉक्सिंग में दिया गया है। और नियमित श्रेणी में राधा कृष्ण नायर को एथलेटिक्स है, प्रीतम स्विच को हॉकी, जयप्रकाश नोटियाल को पैरा शूटिंग और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस। तो ये 10 के 10 रट लेना है। यही नहीं और भी आपको याद करना होगा। एक तो याद करना आपको, ये बाद में बताऊं, होमवर्क के लिए आपको बताऊं ध्यानचंद पुरस्कार है। अब ध्यानचंद पुरस्कार में याद रखना है 2 चीजें। पूछ सकते हैं किस खिलाड़ी को नहीं मिला है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, या फिर उन खिलाड़ी का स्पोर्ट कौन सा जिनको ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, ये जरूर याद रखना। तो 2021 में जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यानचंद हो गया, अर्जुन हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आ गया था। तो ये तीनों ही अवार्ड आपके लिए इंपोर्टेंट। 3 चौथा है द्रोणाचार्य, चारों ही रट लेना, सवाल जरूर मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको देखना होगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो 2021 में दिए गए हैं, ये 2 कैटेगरी है, नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए मानव रचना शैक्षणिक संस्थान, कॉर्पोरेट सामाजिक के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी लगातार ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ले रहा है। अगला सवाल यहाँ पर ये पूछ लिया है, संध्या गुरुंग है, बॉक्सिंग में दिया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड। 2 सवाल थे। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया? पिंक फोर्स क्या है? गोवा पुलिस ने, दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स। अब पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण है वो 1/3 आरक्षण है और काफी राज्यों में 50% भी, ऐसे 21 राज्य जिसमें 50%। तो आप कमेंट करना ये सवाल था या फिर नहीं था, मैंने बाद में ऐड किया है। एक स्टूडेंट ने भेजा था और एक से मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया था, या फिर एक आध सवाल जो नहीं रहा होगा, लेकिन बाकी ये 20 सवाल तो इनमें से 100% पूछे गए हैं। और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। साइंस के 25 में से जो 22 क्वेश्चंस मिले हैं। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से कोई स्टूडेंट बता रहे कि 3 सवाल पूछ लिए हैं। वक्रता, त्रिज्या और फोकस बिंदु 2 सवाल तो बताए हैं एक स्टूडेंट ने, लेकिन एक ने बताया कि इनसे 3 सवाल थे। इजी है, फॉर्मूला बेस्ट है। वक्रता के अंदर आप मिरर में देखेंगे, दर्पण है, जैसे ये कॉन्केव है, तो वक्रता, त्रिज्या और फोकस बिंदु के सूत्र पर आधारित सबसे पहले ये पोल होता है, ठीक है, जो आप ध्रुव बोलते हो, और पोल से नजदीक रहेगा आपकी फोकस। फिर यहाँ पर आप RC कह सकते हो जो वक्रता केंद्र है। तो ये जो डिस्टेंस है पूरी R हो जाएगी और ये है F हो जाएगी। तो जो दुगुनी है, ठीक है, R है ना, वो F से दोगुनी है, R बराबर 2F। अब इनसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकंड सेट में न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए, 2-3 सवाल न्यूमेरिकल आ ही गए हैं। सवाल है 4 ओम एंड 6 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और 5 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रभावित हो रहा है? ये V बराबर IR ओम के नियम से हो जाएगा। थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़े हैं। हो सकता है आने वाले सेट में आपको पैरेलल पूछ ले, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना होगा। क्योंकि ज्ञात क्या करना है, जैसे इस प्रकार 2 प्रतिरोध हैं और ये बैटरी से जुड़ चुके हैं, जो कि कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट की। 5 वोल्ट की बैटरी से एक 4 ओम का जुड़ गया, एक 6 ओम का जुड़ गया। तो यहां पर पूछा कि जो 4 ओम वाला प्रतिरोध है ना, कोई R1 R2 मान लेते हैं, इसमें कितना विभवांतर कितना है? इस प्रतिरोध में विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछ लिया है। तो ये जो 2 प्रतिरोध हैं, तो विभवांतर निकालने के लिए V बराबर IR में से आपको V तो मिल गया कि 5 वोल्ट वोल्टरी है, लेकिन यहाँ पर I का कोई मेंशन ही नहीं, तो I निकालेंगे। इस पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है, धारा के लिए आपको क्या चाहिए, उल्टा करेंगे, I बराबर V/R हो जाएगा। अब यहां से आपको V तो दे रखा 5 वोल्ट, R है ना, अब R दोनों लेने हैं, पूरे सर्किट में देखनी है धारा। अब दोनों जब ये समान श्रेणी क्रम में है तो ऐड करेंगे, डायरेक्टली 6 और 4 10 करेंगे। और यदि समानांतर पूछ रहे तो 1/4 प्लस 1/6 करते तब आपको 1/R मिलता, और वापस जो रिजल्ट मिलता उसका उल्टा करते तो R मिल जाता। फिलहाल श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, 6 और 4 10 है, तो I बराबर निकल के आ जाएगा 5 वोल्ट और बट्टा 10 आप करेंगे R, तो I बराबर 1/2 आ जाएगा। अब I बराबर 1/2 आ गया। आपको पूछा है कि जो 4 ओम वाला प्रतिरोध है ना, उनसे कितना वोल्ट प्रभावित हो रहा, तो V बराबर IR में वोल्ट V निकालना है। I आ गया 1/2, R आपको 4 वाले में पूछा है, 4 ओम वाले में गुणा करेंगे तो 2 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक उसका प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन बताओ, मैग्निफिकेशन आवर्धन का पूछा है। यहाँ पर M ज्ञात करना है।
अब दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र अलग है और लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र अलग है। आपको अवतल दर्पण दे रखा है तो आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u है। जब दर्पण के केस में ये है और लेंस दे दें तो आवर्धन का सूत्र v/u है। माइनस नहीं करना है, दर्पण में आपको माइनस करना होगा। तो उत्तल और अवतल दर्पण के लिए v और u ये होते क्या है? u का मतलब है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी आपकी जो इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ध्रुव पोल से वो कितनी डिस्टेंस पर है, वो u हो जाएगा। v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, v होती है इमेज कहां पर बनी है ध्रुव से, वो दूरी है। अब यहां से f फोकस दूरी होती है, लेकिन फिलहाल आपको प्रतिबिंब और बिंब की दूरी दे रखी है, m इजीली निकाल सकते हो। अब m कैसे निकल जाएगा? आपको क्या दे रखा है? बिंब कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर अवतल दर्पण में, तो m बराबर -v/u। u होता है बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर है, तो यहां से आपका निकल जाएगा m निकल जाएगा, ये माइनस में है। अब हो सकता है सवाल में आपको ये दे दे कि u दे दे बिंब की दूरी, v दे दे प्रतिबिंब की दूरी, आपको पूछ ले त्रिज्या क्या होगी, तो ये रहता है इसका दर्पण सूत्र, आप कहेंगे इसे। तो ये सूत्र इंपोर्टेंट है दर्पण के लिए। और यहाँ पर फोकस दूरी दे दे तो आपको पता है f बराबर r/2 है, तो r के f के स्थान पर r/2 लिखा तो ये सूत्र आ गया। बाकी ये दर्पण के लिए इंपोर्टेंट है। लेंस के केस में यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ता है। और आवर्धन का सूत्र रहता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, और इसको आप दूरी के केस में ये -v/u कर सकते हो। एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो समान प्रतिरोध है, पूरे मोटा छोटा नहीं है, पूरे तार का एक ही प्रतिरोध R है, उसको दो भागों में विभक्त कर दिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी? L/2 हो गई दोनों की। अब आपको पूछा है प्रत्येक भाग का प्रतिरोध होता है क्या है? फॉर्मूला R बराबर ρl/a होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो समान रहेगा। आप यदि इस प्रकार हॉरिजेंटल उसको काटते ना तो बदल जाता है अनुप्रस्थ काट, नहीं तो अनुप्रस्थ काट है जो तार का वायर का ये वाला क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, वो तो समान रहेगा। तो आप कहेंगे R बराबर रो क्या है? रो फिक्स है, प्रतिरोधकता उसकी L/a। अब L हो गया L/2 हो गया, लंबाई यहाँ पर आधी हो गई बट्टा a करेंगे तो R बराबर कितना हो गया? R बराबर आप कहेंगे जो सेकंड R है जो अलग अलग भाग का R डैश करते हैं वो हो जाएगा यहाँ पर ρl/a को आप क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, और बट्टा 2 तो है ही है, तो R/2 आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, उसमें किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में पूछा है। तो बाएं हाथ को जब लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर को, आपकी एक अंगूठा है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाती है इंडेक्स फिंगर, और फिर यहाँ पर जो दूसरी फिंगर रहती है वो मिडिल वाली रहती है। 3 फिंगर जब आपकी 90 डिग्री के एंगल में रहेगी, लंबवत फैलाई जाती है, तो जो अंगूठा रहता है वो आपको क्या दर्शाएगा? चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में, जो फोर्स है चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसके पास की वाली जो अंगुली है अंगूठे के पास की, जिसे आप तर्जनी बोलते हो, वो दर्शाएगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की, फील्ड है चुंबकीय उसकी दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और मध्यमा है चालक में बहने वाली धारा, मिडिल है वो चालक में बहने वाली धारा। अब जो भी पूछा वो आप कर सकते थे। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? अब अलैंगिक जनन के प्रमुख 6 प्रकार में विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन और खंडन ये होते हैं, और कायिक वाला। तो 6 यहाँ पर प्रकार में जो नहीं रहेगा इनमें से वो करेक्ट करेंगे आप, वो नहीं था। अलैंगिक प्रजनन में अब प्रकार में भी आपको बाइनरी फिजन के उदाहरण पूछा जाता है, तो अमीबा, पैरामीशियम, लेशमिनिया इसके उदाहरण है। बहुविखंड के उदाहरण पूछे तो प्लाज्मोडियम है। मुकुलन के पूछे तो हाइड्रा और यीस्ट है। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, आलू पर आयोडीन के घोल को गिराएंगे तो जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? अब आयोडीन में होता है स्टार्च, तो उसकी उपस्थिति के कारण उसका कलर वो नीला हो जाता है। पौधे में गैस का विनिमय किसके कारण होता है? रंध्र के कारण होता है, स्टोमेटा के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? तो बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, वो बता देगा ये प्रदूषित जल है। अगला सवाल, निम्न चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण बताइए। अब आप कहेंगे चित्र कहाँ गया? तो इस प्रकार से कोई चित्र था जिसमें ये कोई किरण आई है और यहां प्रिज्म मान सकते हो, यहां से इस प्रकार वो चली गई है। ठीक है, अपवर्तनांक में डिफरेंस के कारण
जो सघन और विरल माध्यम में जाने के कारण ये थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आपको पूछा आपतित, ये आपतित हो जाएगी। फिर इसमें इमेज में पूरा इस टाइप से आगे डैश 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 थे, तो आपको पूछा निर्गत कौन सी, तो फिर आपको जो जैसे ए बी सी डी कर दिया, तो आप कहेंगे ए बी है वो आपतित है, सी डी है वो निर्गत किरण है। अब अगला सवाल है साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन बंध और कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अच्छा सवाल। तो साइक्लोहेक्सेन का आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए किस प्रकार डायग्राम बनता है। तो C6H12 है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो जिसमें आप देखेंगे साइक्लोहेक्सेन है ना, कि हेक्सीन में एक डबल बॉन्ड बन जाता है, दो हाइड्रोजन कम हो जाता है, लेकिन ये हेक्सेन है ना, तो C6H12 है। इसमें आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के मध्य कितना बंध है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन और कार्बन के मध्य। और हाइड्रोजन बंध कितने हैं, तो हाइड्रोजन बंध आप कहेंगे कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, तो 12 बंध हाइड्रोजन बंध। कितने सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो 12 और 6 18, यहाँ पर सभी सहसंयोजक बंध ही बन रहे हैं, तो 18 6 संयोजक बंध। तो 3 ब्लैंक थी, 6 12 18 करके आपको फील करना था। बुझे हुए चूने की रिएक्शन है वो क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना है तो CaOH का हॉल्ट वाइज कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, साथ ही साथ जल निकलने वाला है। यदि क्लोरीन गैस की रिएक्शन है वो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने से कराएं रेड हॉट की उपस्थिति में, तो आपको कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलता है। अगला सवाल लिखते हैं, 3 रेखिक प्रतिरोध आपको दे रखे हैं इस टाइप से, R1 ये बीच में था, R2 और R3 कहीं पर भी दे दे, इसका कंसेप्ट बता दूं आपको, पता होना चाहिए ये जो ग्राफ है ये किन के मध्य है, ऊपर कौन सा है और यहाँ पर हॉरिजेंटल में कौन सा है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब आप कहेंगे ये जो दे रखा था आई था ऊपर वाई एक्सिस पे और वी जो विभव है वो नीचे था, तो यहाँ पर करंट आई और वी इस प्रकार रहेंगे। इसका रिजल्ट क्या है, ओम का नियम फॉलो करना है, यहाँ पर वी बराबर आई आर से तो आपको करना है, तो आई बट्टा वी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई बट्टा आई ऊपर है वी नीचे है, तो आई बट्टा वी करेंगे तो आपको 1 बट्टा आर मिलेगा। तो 1 बट्टा आर मिल रहा है। यहां पर आप देखेंगे वैसे यहां पर प्रतिरोध है इसका मान ज्यादा है हर स्थिति में, R1 और 2 आप सापेक्ष लेंगे ना, यहां पर R1 है तो इसका जो तीनों की समान स्थिति में प्रतिरोध है, ऊपर वाले का ज्यादा निकल के आ रहा है, लेकिन वो 1 बट्टा आर है। आई बट्टा वी प्रत्येक जो आप बिंदु लेंगे वहां पर आई बट्टा वी का मान 1 बट्टा आर के रूप में आएगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा जब इसका उल्टा करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे आई बट्टा वी की केस में सबसे कम वाला जो नीचे वाला है ना उसका प्रतिरोध ज्यादा, तो आप कहेंगे R2 उसके बाद R1 उसके बाद R3। अब इसका उल्टा यदि वी ऊपर होता आई नीचे होता तो ये सेम क्रम में सही रहता, यानी इसका उल्टा हो जाता। अगला सवाल लिखते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में 2 दूसरे में 4 है, तो 2 शेल होंगे। और आर्गन सल्फर नियॉन फास्फोरस इनमें से किस तत्वों में अणु में उच्चतम परमाणुकता है। अब एक स्टूडेंट ने बताया कि किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, दोनों ही बता दूं, ज्यादातर परमाणुकता से पूछा जाता है, एटोमिसिटी से पूछा जाता है, सभी को पता होगा। सल्फर सबसे अधिक बनाता है बॉन्डिंग S8 के रूप में, P4 के रूप में रहता है, और आर्गन और नियॉन है नोबल गैसेज है, तो ये किसी के साथ नहीं करेंगे बॉन्ड, तो गैस ये एक इसकी एटोमिसिटी रहती है, सबसे अधिक सल्फर की है। और बाकी यहाँ पर बात करूं सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका है, तो ये तो 20 से अंडर आ जाएंगे, तो सबसे अधिक आप कहेंगे आर्गन का 18 है, बाकी सभी का कम ही है। अगला सवाल लिखते हैं, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, जिसमें एक अभिक्रिया ये थी, ये रेडॉक्स नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार लिया, जिसमें ज्यादातर वैज्ञानिक ने परमाणु द्रव्यमान लिया, और वर्तमान में जो हेनरी मोजले की है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो क्या विकल्प थे आप बताना। निम्नलिखित में से विद्युत मोटर का कौन सा भाग नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में भी विद्युत मोटर का था, सेकंड में भी है, तो विद्युत मोटर हो गया, या फिर ये जो डायरेक्शन वाले नियम हो गए, ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली सवाल आ रहे हैं आपके 10th 9th वाले साइंस से। तो विद्युत मोटर का कौन सा भाग नहीं है, तो आप कहेंगे मोटर के 4 प्रमुख भाग हैं, आर्मेचर जो कुंडली कोयल रहती है, और वले से आया था सेकंड सेट में जो कम्यूटेटर है, फील्ड मैग्नेट है, बर्सेज है, और जो यहाँ पर एक पावर सोर्स भी चाहिएगा वो भी है। अगला सवाल, किस अभिक्रिया में जल में अविलीय पदार्थ बनता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। लैंगिक परिवर्तन से संबंधित जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है कथन आधारित सवाल था। एक यहाँ पर मैंने जो सवाल बताया था R बराबर जो F/2, तो उनसे एक दोबारा सवाल वक्रता केंद्र तो डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल पूछा गया है
कि P से F के मध्य की दूरी होगी, R के मध्य की दूरी होगी। तो उन पर था एक सवाल। एक इस टाइप से जो सबसे पहले जो पाचन होता है उसमें अंतःग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, ये सही क्रम रहता है। और 3 सवाल नहीं मिले साइंस के, वो आपका